Ambedkarism, Marxism, liberalism, Dravidianism, feminism, Gandhiism. What role are these great big isms of the 20th century playing in the 21st century? What relevance do they have today? Have a tree. I'm an atheist in the same way as I'm an leprechaun. Why have there been casteism existing in the country still today? Feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal So the rights. nature of the system is to be as mean and rotten as you can, to try to maximize profit. I'm Sudipto Mandal, and welcome to this episode of What's Your Ism? Hello and welcome to What's Your Ism? This is a special two-part series where I try to bring focus on the battle that is raging in the jungles of Dandakaranya between the Maoist rebels and government forces. For the first installment, I spoke to the human rights activist and professor from Hyderabad, G. Haragopal, who is also part of the Coordination Committee for Peace. This committee, whose other prominent members are people such as Bela Bhatia and Nandini Sundar, is pushing the government to enter into peace talks with the rebels. For the second part, I spoke to the former PUCL, People's Union for Civil Liberties, chief of Chhattisgarh, Digri Prasad Chauhan. Now, Digri Prasad Chauhan and other prominent indigenous Dalit Adivasi leaders of Chhattisgarh, such as Soni Sori and Manish Kunjam, have formed another platform, have floated another parallel platform, which is called the Chhattisgarh Association for Justice and Equality. Now, this association wants indigenous voices to be part of the peace process and any discussion about the future of the tribal heartland of India. So here is part 2 with Digri Prasad Chauhan. My advance apologies to those who do not understand the language. For your benefit, I have tried to provide subtitles. I hope that helps. But these are important voices, so I hope you will adjust a little. डिग्री प्रसाद चौहान जी, व्हाट्स योर इज़म पे आपका स्वागत है। हमारे इस डिस्कशन के लिए आने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे हिंसा का बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ वायलेंस अभी फ़िलहाल वहाँ पे, और आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो काफ़ी जगहों पे आप फील्ड वर्क वगैरह कर रहे हैं। इसके बीच आपने हमको समय दिया, धन्यवाद। जो कुछ दिनों में हम इन कुछ दिनों में जो हम मीडिया में रिपोर्टिंग देख रहे हैं, वो सिर्फ माओइस्ट कार्डर्स और सीपीआई माओइस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, पूरा रिपोर्टिंग, पूरा जो मीडिया फोकस है खाली उस हिंसा के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन इस हिंसा के जो बाकी विक्टिम्स हैं, ये हिंसा जिसको अफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो पहले ये चर्चा में पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्ट के बीच में वायलेंस चल रहा है, इसके चलते आम लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, क्या आप उसके बारे में पहले बात कर सकते हैं? अभी लगातार जो समाचार पत्रों में हम देख रहे हैं, वो मुठभेड़ कह के प्रचारित किया जा रहा है। असल में ये जो मुठभेड़ जिसको कह रहे हैं, वो असल में ब्लैक एंड वाइट नहीं है, मतलब बहुत पारदर्शी नहीं है। इसमें जो हिंसा हो रही है मुठभेड़ के नाम पे, इसमें पूरा जो बस्तर का आदिवासी जो इलाका है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है इस हिंसा में। और नक्सल उन्मूलन के नाम पे जो राज्य सत्ता जो है, जो ऑपरेशन चला रही है, उसमें आम ग्रामीण, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, मतलब दुधमुहे बच्चे भी हैं, और आम नागरिक भी हैं, उनकी इसमें हत्या हो रही है। और रही बात उनके नक्सल होने की, तो सरकार ने इसके पहले कोई ऐसा पारदर्शी तरीके से कोई सूची पब्लिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया है, जिसमें कि जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी चिन्हात असल में नक्सली के रूप में हो। एक चीज। दूसरा चीज ये कि अगर कोई नक्सली भी है, कोई संदिग्ध भी है, जिस तरह से नक्सल उन्मूलन और मुठभेड़ पे नाम पे उसकी हत्याएं हो रही हैं, मतलब ये जो संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य है, जो इंडियन स्टेट है, इस पे भी, उस पूरी मुठभेड़ की प्रक्रिया पे भी सवाल खड़े करता है कि
क्या जो यहाँ की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो जुडिशरी है, उसमें जो बिना अभियोग लगाए, बिना उनको चार्ज लगाए, इस तरह से मतलब सर्चिंग और नक्सल उन्मूलन के नाम पे वो हत्या कर देना, क्या ये जायज़ है? क्या ये नागरिक अधिकारों का और एक मानवाधिकारों का सवाल नहीं है? ये एक बड़ा सवाल भी पैदा पैदा करता है। असल में क्या है कि ये जो जी, जी, नहीं मेरा मैं ये इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। ये जो मानव अधिकार का उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और फाइट अगेंस्ट अल्ट्रा लेफ्ट या फिर नक्सल माओइस्ट के साथ जो फाइट है स्टेट का, जितने सालों से चल रहा है, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ कहीं भी हमने देखा है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बात उसके साथ लगातार जुड़ा हुआ है कि नक्सल ऑपरेशन का मतलब अक्सर सिविलियंस पे हावी होना, इस तरह का हमने पिछले सालों में, काफ़ी सालों में, 10 15 20 जितने भी साल में हमने देखा एंटी नक्सल ऑपरेशन में, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सवाल उठा है। लेकिन ये जो लेटेस्ट ऑपरेशंस जो चल रहे हैं फ़िलहाल, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इन ऑपरेशंस में और पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में हमने जो ऑपरेशंस देखे थे, उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, एक। और दूसरा, इस सवाल का उत्तर देते हुए अगर आप आपके अगस्त के फैक्ट फाइंडिंग के बारे में ज़रा बात करें। आपने लास्ट अगस्त 2024 में एक पीपल्स हियरिंग किया था, जहाँ पे आपने छत्तीसगढ़ भर से लोगों को बुला के उनसे टेस्टिमनीज कलेक्ट की थी। तो उसका उस एक्सरसाइज से आप कुछ एग्जांपल्स देते हुए अगर इस सवाल का जवाब दे सकें तो अच्छा रहेगा, लगता है। जी, तो हमने अगस्त में एक जन सुनवाई किया था, पब्लिक हियरिंग किया था, क्योंकि जो मुठभेड़ की खबर आ रही थी और आदिवासियों की हत्याएं की जो लगातार खबरें आ रही थी, सिर्फ समाचार पत्रों से नहीं, बल्कि जो स्थानीय साथी सामाजिक कार्यकर्ता है उनके माध्यम से भी लगातार, तो हमने सोचा कि इसकी वास्तविकता की पड़ताल की जाए। और जगदलपुर में हम लोगों ने अगस्त में एक जन सुनवाई किया था, जिसमें जो प्रभावित घटनाओं के जो प्रभावित लोग हैं, पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं और उस संबंधित गांव के जो लोग हैं, वो उसमें शामिल हुए थे। अधिकतर महिलाएं थीं, जिन्होंने अपने वीडियो, हमने वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी किया उसका, जो पब्लिकली अवेलेबल है। तो लोगों ने, जो महिलाओं ने खास तौर पे बस्तर की, उन्होंने बताया कि उनके साथ माने नक्सल उन्मूलन सर्चिंग ऑपरेशन के नाम से किस तरह की घटनाएं हो रही है। उनका कहना जो साफ साफ था उनके बयानों में, वो झलक रहा था कि अ, वो किसी भी ग्रामीण को, मतलब अगर कई मुठभेड़ों का अगर हम देखें, जैसे पीलिया का मुठभेड़ है और तमाम और कई मुठभेड़ हैं, उनका हम देखें तो उसमें जो आम ग्रामीण है, आम निर्दोष ग्रामीण है, वो नक्सल के नाम पे उनकी भी हत्याएं की गई हैं। छोटे दूध मुहे बच्चे से लेके आम नागरिक तक की उसमें हुई है। भले ही मैं थोड़ा सा पीछे मैं इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम जो मुठभेड़ है, उस मुठभेड़ के थोड़ा-सा पीछे में जाना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि जो राज्य सरकार है, चाहे कोई भी हो सरकार हो, चाहे भाजपा के समय का हो, चाहे कांग्रेस के कालखंड का हो, तो आप अगर देखेंगे तो जो, मैं बार-बार वही कह रहा हूँ कि एडिसमेटा और सारकेगुड़ा का जो मुठभेड़ हुआ था, बल्कि ये मुठभेड़ नहीं, ये तो जनसंहार है। ये मैसेकर का घटना है और उसकी अभी 23-24 में ही उसकी जो जुडिशियल कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई है। और जो साफ-साफ कहता है कि ये इस तरह की जो मुठभेड़ की जो घटनाएँ हैं, वो स्थानीय आदिवासियों के रीति-रिवाज और उनके त्योहार और उनके जो असेंबल होते हैं, उनको संदिग्ध रूप से और हड़बड़ाहट में पुलिस ने, अर्धसैनिक बलों ने गोलियाँ चलाई। तो इस तरह की जो जो साबित हो चुके हैं, मतलब न्यायिक आयोग में, वो भी हमने देखा कि 2024 और खास तौर पे जब इस देश का जो सत्तारूढ़ जो सरकार है, राज्य सत्ता ने जब ऐलान किया कि हम 26 मार्च 26 तक हम नक्सल उन्मूलन कर देंगे, उसके बाद से अप्रत्याशित रूप से मुठभेड़ों की घटनाएं वहां पर हुई। हाँ, चाहे इनाम के रूप में उनकी जो सरेंडर पॉलिसी है, मुआवजा का घोषणा, और फिर लोन बर्राटू के रूप में वो जो आम नागरिकों को भी एज ए नक्सल दीवारों पे, पेड़ पे टांग देना, उनकी सूची,
इस तरह का जो सिलसिला हुआ वो बढ़े हैं। और इसमें मतलब कोई ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, चाहे इनाम घोषित करने के मामले में हो, चाहे आदिवासियों को नक्सल के नाम से जेल में निरुद्ध करने के मामले में हो, चाहे उनको वहीं पे गोली मार देने के मामले में हो। तो ये कोई ऐसा पारदर्शी तरीका ही नहीं है जिसमें कि संदेही या फिर जो नक्सल होने या आम आदिवासी होने का कोई स्पष्ट राज्य सरकार ने उसको जिम्मेदारी का निर्वहन किया हो। तो फिर क्या हम ये बात ऐसे समझ लें कि जो पिछला जो रेजिम था, जो यूपीए का टाइम था 2014 से पहले, या फिर कल परसों तक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का कांग्रेस का सरकार था, तो क्या हम समझ लें कि उस पीरियड में और इस पीरियड में कोई फ़र्क नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के टाइम पे जो ग्रीन हंट ऑपरेशन चिदम्बरम ने लॉन्च किया था, उसके बारे में भी ऐसी ही आप जो बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, औरतों पे अत्याचार के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी माइनर्स के बारे में भी उस टाइम पे, ग्रीन हंट के टाइम पे हमको सुनने में मिला था कि माइनर्स, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी काफ़ी अत्याचार हुआ था। तो ग्रीन हंट में और अभी फ़िलहाल जो कगार ऑपरेशन चल रहा है, उसमें क्या कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा समझें हम? क्या बीजेपी कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है? क्या सलवा जुडूम की जो आप बात करते हैं, मैं जानता हूं कि उस समय आप भी काफ़ी एक्टिव थे सलवा जुडूम को क्वेश्चन करने में, उसके लेजिटिमेसी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को के दायरे में रहते हुए। सलवा जुडूम जैसा एक ऐसा फॉर्मेशन इस इलीगल इस बात को मतलब जनता तक पहुंचाने में, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने में आपका भी एक बड़ा रोल था उस टाइम पे। तो सलवा जुडूम और डीआरजी, जो अभी फ़िलहाल हम डीआरजी देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है डीआरजी, ये नया एक फोर्स है। इस फोर्स के क्रिएशन के बाद से काफ़ी सक्सेस मिल रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन इस डीआरजी के बारे में हमने ये भी सुना है, आप जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से, कि ये सलवा जुडूम का एक नया रूप है। तो मेरे को आप अगर ये अंतर जो है सलवा जुडूम, डीआरजी, ग्रीन हंट और कगार, कांग्रेस और बीजेपी, क्या कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? मैं तो अगर साफ तौर पे कहूँ तो चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में हो, चाहे भाजपा के वर्तमान कार्यकाल में हो या पूर्ववर्ती कार्यकाल में भी हो, आप देखेंगे कि जो आदिवासियों का जो हत्या का जो मसला है नक्सल उन्मूलन के नाम पे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि अभी के वर्तमान जो सत्तारूढ़ सरकार है, इसके डेडलाइन के बाद नक्सल उन्मूलन के अप्रत्याशित रूप से मुठभेड़ की घटनाएं जरूर बढ़ी है, लेकिन जो सैन्यीकरण, जो बस्तर में जो सैन्यीकरण हुआ, मतलब प्रति व्यक्ति आप अगर देखेंगे एक आदिवासी व्यक्ति के पीछे बस्तर में जो जो पुलिस बल या अर्धसैन्य बल है, उसका पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो अनुपात है, सबसे ज़्यादा अर्धसैनिक बल एक प्रति आदिवासी व्यक्ति के पीछे बस्तर में। तो ये जो सैनिकीकरण का जो भी मसला है, वो भी कांग्रेस के काल में ही शुरू हुआ था। और अभी भी अगर हम देखें तो जो कगार या संकल्प या और कुछ नाम से जो नक्सल उन्मूलन का जो ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इसमें अल्टीमेट मतलब आदिवासियों के ही हत्याएं हो रही हैं। तो जो 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 ऑपरेशन है, आप अगर देखेंगे तो उस वक्त जब सलवा जुडूम जब चल रहा था, तो उस वक्त भी पुलिस राज्य सरकार ने आम आदिवासियों ग्रामीणों के हाथ में बंदूक थमा दिया था बिना कोई ट्रेनिंग किए। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा और उस वक्त तो रोक दी गई, लेकिन उसका बस रूप बदला। सलवा जुडूम का जो तरीका है, वो तरीका लगातार अभी भी है। आप देख सकते हैं लोन बर्राटू का जो प्रक्रिया है, वहाँ पे योजना है, या फिर मुआवजा और इनाम का जो योजना है, और जैसा आपने कहा अभी कि डीआरजी का जो मसला है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये जो सरेंडर पॉलिसी से सरेंडर जो माविष्ट है, जिनको लोकल भाषा, भौगोलिक क्षेत्र तमाम का ज्ञान है, और वो मतलब कई बार तो हमने देखा है कि वो लोग अपने जो व्यक्तिगत गांव के दुश्मनी के वजह से भी किसी को जो सरकार जो सिग्मेटाइज करता है, टैग लगाता है नक्सली का, उसमें भी उनका बड़ा हाथ है। और ये जो
हत्याएं जो जहाँ की मुठभेड़ में जहाँ की गिरफ्तारी की भी संभावना है, और एक जो न्यायिक प्रक्रिया है हमारे देश के भीतर, उसमें भी उस प्रक्रिया में ले जाने की भी बात है। लेकिन जो गोली अंधाधुंध गोली मार के वहीं मार दी जा रही है, इसमें एक बड़ा हाथ है। और इस पूरे तरीके जो हैं, जो नक्सल उन्मूलन के नाम पे जो गोली मारने की या हत्या का जो मुठभेड़ के नाम पे ये जो तरीका है, इस पे कोई फर्क नहीं है, ये लगातार तो जारी है। और ये इसीलिए जो आम लोग उसमें मारे जा रहे हैं, उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है। और ये जो तरीका, चाहे कोई संदिग्ध भी क्यों ना हो, तो उसको वहीं पे गोली मारने का ये तरीका, इस पे लगातार इसीलिए मानवाधिकार दृष्टिकोण से भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। नहीं, आप आपके मैंने स्पीचेस सुने हैं पहले, आपके लेख मैंने पढ़े हैं, और आप कांग्रेस बीजेपी तो दूर की बात, आप एक बहुत ही लंबा हिस्टोरिकल टाइमलाइन लेते हैं इस मूल निवासी के ऑपरेशन, या फिर ये जो जल जंगल ज़मीन की जो बात है, इसके बारे में आप एक बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं और कहते हैं कि ये एक सिविलाइजेशन के खिलाफ एक तरह का एक दमन, एक तरह का वॉर है। क्या आप इस बात पे थोड़ा सा टिप्पणी कर सकते हैं? देखिए, ये तो सिलसिला मतलब जब सभ्यता के विकास के साथ ही जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, तब से आप अगर देखेंगे तो मूलवासियों का जिस तरह से संहार किया गया, जिसको लोग वध बोलते हैं, और बहुत सारे धर्मशास्त्र में आप देखेंगे तो जिस तरह से जो मूलवासियों को खलनायक के रूप में चित्रित करके उनको असुर की संज्ञा देके उनकी हत्याएं करी गई, और वो हत्याओं के बाद जो तमाम हत्या की घटनाओं को त्योहार, फेस्टिवल, सेरेमनी के रूप में उन्होंने स्थापित किया। अभी भी आप देखेंगे कि ठीक है, नक्सल उन्मूलन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं लोकतांत्रिक संवैधानिक राज्य में, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप जब हत्याएं करते हैं, मुठभेड़ में मारते हैं, आदिवासी चाहे वो नक्सली हो चाहे जो भी हो, उसके ऊपर आप जिस तरह से नाचते हैं, जो जश्न मनाते हैं, वो कौन सी संस्कृति है? मतलब ये आप अगर देखेंगे तो एक खास तरह के जीवन शैली को, खास तरह के जीवन शैली को आप मूलवासी समुदायों पे जो थोपने की ये असल में लड़ाई है। ये वर्चस्व का लड़ाई है, सभ्यताओं के वर्चस्व का, संस्कृति के वर्चस्व का लड़ाई है। ये सिर्फ इसको आप इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का जो है, उस नज़रिए से नहीं दे सकते। ये तो सवाल कल्चरल इंपीरियलिज्म का है, जहाँ की आप ये खास तरह के जीवन शैली, लाइफ़स्टाइल और मान्यताओं को और धर्मों को आप मूलवासी संस्कृति पे थोप देना चाहते हैं, और उनके पूरे संसाधनों को आप छीन लेना चाहते हैं। ये सिर्फ ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का मतलब कालखंड नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं है। ये सवाल जो मूलवासियों के इस देश में मतलब सफाई का जो अभियान है, और उसको इस देश में मान्यता और स्वीकार्यता मिली है। आप देख रहे हैं इस हत्याओं के पर कोई पूरे देश में एक जो एवरेज जो सोसाइटी होती है, वो कोई सवाल नहीं कर रहा है। और माहौल भी असल में इस तरह से है कि जो गिने-चुने मानवाधिकार कर्मी हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सवाल उन्होंने भी कर रहे हैं, तो जिस तरह से सर्विलांस स्टेट है, आप देख सकते हैं कि मेरे सहित तमाम कई लोगों के ऊपर जिस तरह से सर्विलांस हुआ, जासूसी हुआ, पेगासस को लाए। आप देखेंगे तो पूरे तुलना अगर करेंगे, जो पेगासस के माध्यम से जो सर्विलांस हुआ, तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा टारगेट किए गए। बहुत सारे एक्टिविस्ट के ऊपर जी, मैं भी टारगेट हुआ। तो ये जो स्नूपिंग है और मानवाधिकारों पे आप जब सवाल करते हैं, तो आपको भी किस तरह से सिग्मेटाइज़ कर दिया जाता है, नक्सल समर्थक या तमाम इस तरह से। बहुत कोशिशें भी हुई, तो इस तरह का जो चीज़ें हैं, तो फिर आप अगर जाएँगे कि इस हिंसा को रोको, अगर आप बोलते हैं तो आपके साथ बहुत जोखिम है, बहुत रिस्क है। आपको कब सिग्मेटाइज़ किया जाएगा कि न ये नक्सली हैं, नक्सल समर्थक हैं, ये बड़ा जोखिम भरा काम है। तो ये राज्य की जवाबदेही होनी चाहिए कि एक स्वस्थ माहौल, एक पर्यावरण, एक वातावरण निर्मित करे कि जो भी विद्रोह हो रहा है, चाहे सशस्त्र हो, शांतिपूर्वक हो, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों पे बातचीत हो सके एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में, यही तो एक अपेक्षा है।
तो लेकिन एक माहौल ऐसे देना पड़ेगा कि जो लोग बात कर रहे हैं उनके बातचीत करनी पड़ेगी। एक डायलॉग बहुत ज़रूरी है, जो बहुत गैप हुआ और सीधा इस तरह के एक तरफ़ा जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसमें सिविलियंस की, आम लोगों की, मतलब अगर आप कहते हैं कि सभी लोग नक्सली हैं, तो एक दुधमुही बच्ची, जो 6 महीने की बच्ची की गोली से मौत हुई बस्तर में, अभी कुछ महीने पहले, तो वो क्या है? उसको आप क्या बोलेंगे? तो ज़ाहिर-सी बात है, इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि जो आम निर्दोष लोग हैं, वो भी, उनकी भी हत्याएँ हो रही, और भी मारे जाने चाहिए, और ये कोई भी हालत में इस पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है। अ, देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में आप जो बोल रहे हैं, ये एक तरह से एक पैटर्न एस्टैब्लिश करता है, और आपने अभी कहा कि ये पैटर्न कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये काफ़ी दशकों से नहीं, काफ़ी सेंचुरीज से ये सब चल रहा है। लेकिन आदिवासियों की समस्या को समझने में, या फिर आपने कल्चरल राइट्स वर्सेस इकोनॉमिक राइट्स की बात की, क्या आपको लगता है कि ये जो माओइस्ट पार्टी है, उनके लीडरशिप के तरफ से भी आदिवासियों के समस्या, या फिर पर्टिकुलरली जो कल्चरल राइट्स है, इसको समझने में कोई चूक हुई है, आपको लगता है? क्योंकि आपके ही राइटिंग्स और स्पीचेस में मैंने देखा कि आप उनके उनके बारे में एक क्रिटिसिज्म करते हैं कि पूरा जो मामला है, पूरा जो आदिवासी राइट्स का जो सवाल है, उसको वो किसी एक ग्लोबलाइजेशन, इम्पीरियलिज्म, या फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के ढांचे में डिस्कोर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका उस विचारधारा से थोड़ा सा अलग सोच है इस बारे में। क्या सोचते हैं आप इस कॉन्ट्रडिक्शन, या फिर जो माओइस्ट का जो मूवमेंट का जो फेलियर है? जी। देखिए, 80 के दशक में जब बस्तर में माओइस्ट आए और विचारधारा का प्रसार हुआ, के संगठन भी बने, तब उनका जो प्रसार हुआ, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको समर्थन थी। शुरुआती दौर में जिस तरह से वन माफिया के लोग शोषण करते थे, उनको जंगल में जाने और तमाम चीज़ों पे, तो वो एक चीज़ था। लेकिन आप अगर देखेंगे कालांतर में, तो एक तो लीडरशिप का नहीं बदलना, स्थानीय जो आदिवासी हैं, उस कैडर में भी उनके निर्णय लेने की क्षमता हो, चाहे उनके लीडरशिप में आना। अभी भी मतलब बहुत पुराने लोग, लीडरशिप परिवर्तन नहीं हुआ। ये दीगर बात है कि जब मुसीबत आता है, तो किसी हिड़मा को सामने कर लेंगे कि ये मतलब तमाम चीज़ों का तुहमत उसके माथे मढ़ने की कोशिश करेंगे, हैं? जैसे कि और साथी लोग भी, बस्तर के जो आदिवासी नेता हैं, वो भी कह रहे हैं अपने साक्षात्कार में। तो ये एक चीज़ है। वरना जो लीडरशिप का बात है, जो डिसीजन मेकिंग का सवाल है, और उससे जो बड़ी बात है, जो मुद्दों की पहचान करना, कि नक्सलवाद, जो शोषण और मुक्ति के जो सवाल हैं, उसमें क्या मुद्दे होंगे? मतलब वहाँ पे क्या 5वीं अनुसूची जो पेशा है, वो उससे इतर क्या 6वीं अनुसूची वहाँ के लोग चाहते हैं? वहाँ डोमिसाइल का जो नीति है, लैंड रिफॉर्म का जो सवाल है, ये बिल्कुल मतलब जो नदारद हो जाएँगे, और हर समस्या को आप सिर्फ़ हुँ, अमेरिकन पूंजीवाद से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि वो जो लोकल सपोर्ट है, उसमें बहुत लेक है, थोड़ा-सा गैप हो गया है। हैं? तो ये जो चीज़ें हैं, वो भी उभर के अभी सामने आ रहे हैं, लोग वहाँ के बोल रहे हैं, और ये पूरे प्रक्रिया पे जैसा आवाज़ होना चाहिए कि हत्याएँ के रुकने का, वो दिख नहीं रहा है। वो उसकी एक बड़ी वजह। राइट, एक्चुअली यही ये इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में अगर आप ज़्यादा और थोड़ा बात करें, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, मेरे को लगता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल हम सुर्खियों में क्या देख रहे हैं, हेडलाइंस में क्या देख रहे हैं, जब भी कोई एनकाउंटर होता है, तो हमेशा होता है कि एक कोई बड़ा लीडर, उसके साथ 10 लोग, उसके साथ 15 लोग, उसके साथ 20 लोग मरे। वो 20 लोग कौन हैं, वो 15 लोग कौन हैं, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। और इन्वेरिएबली हमेशा हम देख रहे हैं कि जो एक लीडर या 2 लीडर, जो बड़े-बड़े, जिनका नाम उभर के सुर्खियों में, हेडलाइंस में जो आता है, वो नॉन लोकल है, ज़्यादातर तेलुगु स्पीकिंग है, ज़्यादातर नॉन आदिवासी, नॉन दलित भी है। हाँ, तो 80 के दशक में ये लोग
वारंगल जैसे REC वारंगल जैसे कॉलेजेस से, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अलग अलग तेलुगु स्टेट्स में जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थे, वहाँ के छात्र जो थे रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन में थे, वहाँ से वो लोग आए माओइस्ट पार्टी की तरफ, जो अंडरग्राउंड चले गए। 80 के दशक में वो लोग अंडरग्राउंड हुए, इतने सालों से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, लेकिन 40 सालों में एक सेकंड रंग लीडरशिप कहीं भी नज़र नहीं आ रहा उनका। अभी भी 70 साल के 50-60 70 साल के जो लीडर्स हैं, उन्हीं का नाम अभी टॉप में दिखाई दे रहा है। सेंट्रल कमेटी, पॉलिट ब्यूरो, इस जैसे जो लीडरशिप जो बॉडीज़ हैं, उनमें कोई आदिवासी या दलित वहाँ का नज़र नहीं आ रहा है। क्या ये कारण हो सकता है कि वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है, उनका सपोर्ट एक तरह से कम होता जा रहा है? क्या उसका वजह ये हो सकता है कि लीडरशिप का प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब देखने में ये आ रहा है कि जो लीडरशिप है, मतलब उस कैडर के भीतर, वैसे भारत में तमाम मोर्चों पे, मतलब नक्सल मूवमेंट का ही बात नहीं है, हर मोर्चों पे एक जो लीडरशिप का है, और उसमें जो उच्च वर्णीय, जो भारत में जो कास्ट सिस्टम है, उसमें जो उच्च वर्णीय लोग हैं, उनका एक वर्चस्व, और एक जो पॉलिटिक्स है, अपर कास्ट पॉलिटिक्स, वो तो है ही। असल में होता क्या है, लीडरशिप के आने के बाद, डिसीजन मेकिंग के बाद, वो मुद्दों की पहचान और किन मुद्दों पे काम करना है, उस पे भी उसका फर्क पड़ता है। तो जब अभी जिस तरह से लीडरशिप का चेंज नहीं होना, या लोकल और आदिवासी लीडरशिप को उसमें तरजीह नहीं दिया जाना, वो तो है ही एक बड़ा सवाल। और इसीलिए ही शायद उनके मुद्दों पे प्राथमिकता नहीं देने के कारण, और उसके लीडरशिप को रेस्पेक्ट नहीं करने के कारण भी आज जिस तरह से जो कमजोर पड़े हैं, ये भी एक वजह हो सकता है। इसके साथ ही जो सवाल है कि जैसे अभी मुठभेड़ के सिलसिला चालू होने के पहले आप बस्तर के या छत्तीसगढ़ के आप जेलों को देखेंगे, तो जो आदिवासी हैं तमाम जेल में ठूस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप के केस में तो पूरे गांव के गांव, मतलब को आरोपी बना दिया गया। हाँ, तो होता क्या है, यहाँ पे जैसे कोई एफआईआर हुई, एफआईआर में नामजद में कुछ लोग होंगे, बाकी अन्य होंगे। अन्य में कौन होगा नहीं कह सकते आप। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे जो इनाम की जो मुआवजा और इनाम का जो सवाल है, वो उसका भी कोई पारदर्शी नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। उसके अलावा जो लोन वर्राटू जैसे कार्यक्रम है, उस लोन वर्राटू कार्यक्रम में हो क्या रहा है कि यहाँ सूची बना के पेड़ में टांग दे रहे हैं, दीवालों पे टांग दे रहे हैं, और जिसमें आम नागरिक, मतलब आप देख सकते हैं गांव में रह रहे हैं, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम चीजें हैं, और लोग रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनको नक्सल का टैग लगा के कब मतलब मार दिया जाएगा, वो पता नहीं है। तो ये जो पूरी मतलब प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता की कमी है, और ये जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए कि ये पारदर्शी तरीके से अगर नक्सल उन्मूलन का कोई मतलब ऑपरेशन चलाए, तो उसको ध्यान में रखे। और इस वजह से यहाँ पे बड़े पैमाने पे मतलब सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन का जो मसला है, बहुत चरम पर है। राइट, राइट। आपने एक माओइस्ट लीडर का जिक्र किया, हिडमा, माडवी हिडमा, जिसको आज आई सपोज, जो मैंने अभी बात की कि ज़्यादातर तेलुगु स्पीकिंग या फिर नॉन आदिवासी, नॉन छत्तीसगढ़ लीडर्स के बारे में न्यूज़ ज़्यादा, उनके बारे में ज़्यादा न्यूज़ दिखने को मिलता है, लेकिन एक नाम है जो हेडलाइंस में आजकल बहुत दिखाई दे रहा है, वो है माडवी हिडमा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक लास्ट जो फाइटिंग यूनिट है, उसका कमांडर माडवी हिडमा है। माडवी हिडमा के बारे में जब चर्चा होने लगी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में, पर्टिकुलरली जो लोकल लीडर्स हैं, आप जैसे, या फिर मनीष कुंजाम जिस तरह से लीडर हैं, उनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई कि हिडमा का नाम आगे किया जा रहा है अभी, जबकि मूवमेंट ख़त्म होता नज़र आ रहा है। उस टाइम पे हिडमा को एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक एज ए लीडर। आप क्या इसको ज़रा अनपैक कर सकते हैं? क्या एग्जैक्टली आपका पोजीशन है इस हिडमा के सडन इमरजेंस को लेकर? आपको क्या लगता है?
यही तो है वह जो अपर कास्ट जो पॉलिटिक्स है, यही है कि यहाँ पे जो वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था भारतीय समाज का अभिन्न अंग है, वही तो उसका उपपक्ष है, जो हर मोर्चों पे कभी-कभी दिखाई देता है। आप देखिए पूरा कैडर में मतलब आदिवासी लीडरशिप, उस कैडर में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अभी जब चूँकि संकट में है, अभी जो संगठन कमज़ोर हो रहा है, उस समय आप किसी हिड़मा, किसी आदिवासी लीडर को इस तरह से वो शो करके दिखाना कि देखिए पूरा जो नक्सल घटनाएँ हैं और उसके जो पूरा जो क्रूर चेहरा हिड़मा को आप बना देते हो। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग और स्थानीय कौन मुद्दे होंगे जो आदिवासी समाज से संबंधित होंगे या शोषण और मुक्ति के खांचे में फिट बैठते होंगे, वहाँ पे शायद वो नहीं होगा। वहाँ पे कोई हिड़मा या कोई आदिवासी नेतृत्व का रिस्पेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब अभी ऐसा वक्त आया है, जब ये मुसीबत का दौर होगा शायद उनके लिए, तो वहाँ हिड़मा को आप सामने करते हैं। तो ये तो बड़ा सवाल है ही। और ये और जगहों पे भी मतलब दिखते हैं, मतलब सिविल सोसाइटी में भी आप अगर देखें तो ये पूरे आपको दिख जाएंगे हर जगह, ये यहाँ का सच्चाई है। तो ये प्रोजेक्शन आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये जो हिडमा को प्रोजेक्ट करने का जो वही लीडर है, इसको प्रोजेक्ट करने का जो काम है, ये पार्टी खुद कर रही है कि आप क्या क्या कहना चाहते हैं कि माओइस्ट पार्टी हिडमा को एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि यही है लीडर? जरा जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप बताएं तो समझने में आसानी होगी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, बिल्कुल ये मतलब साफ-साफ दिख रहा है कि अभी जब मुसीबत का दौर है कि किसी स्थानीय आदिवासी को अगर सामने उसका नाम को किया जाएगा, तो शायद जो बस्तर की जनता है उनका एक सिंपैथी, सहानुभूति होगा और थोड़ा-सा जो गैप है सपोर्ट का, जो 80 के दशक में आए और अभी अभी जो गैप है, वो शायद उसको गेन करना चाहते हों। वो तो दिख ही रहा है। लेकिन लेकिन ऐसे जो रणनीति होते हैं, ये रणनीति का वास्तविकता भी तो होना चाहिए ना? क्योंकि जब वास्तविक रूप से आप जब उनके उस समुदायों के मुद्दों को आप पहचान नहीं करेंगे और उसके लिए रणनीति, उनके मुक्ति और उनके संघर्ष के के लिए आप रणनीति नहीं बनाएँगे और अचानक सिर्फ़ सर्वाइव करने या एक रणनीति के तहत आप करेंगे तो और जनता भी इसको बखूबी जान रही है और वहाँ के स्थानीय जो जो नेता हैं इन्होंने ये बात को बोला भी है, लोग बोल भी रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक और जो आपके लोकल लीडरशिप से एक बात आई है, वो इस पीस कमेटी पीस टॉक्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो लोकल जो लीडरशिप है, आप हो या फिर मनीष कुंजाम जी हैं, सोनी हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनने में आई है कि आप कह रहे हो कि अभी टॉक्स करने के लिए कोई टॉक्स में एंटर करने के लिए भी कोई क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता अभी माओइस्ट पार्टी में नहीं है। कुछ साल पहले जब वो स्ट्रांग थे, तब उनमें फिर भी एक कैपेसिटी था किसी चीज़ को डिमांड करने का। जब उनके पास डिमांड करने का कैपेसिटी था, उस टाइम पे वो लोग पीस टॉक्स के लिए नहीं आए। और अब जो कम से कम अब जो पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं वो, अब पीस टॉक्स के लिए अगर आए तो सरकार बोलो या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वो कह रहे हैं कि कोई पीस टॉक्स का कोई अभी गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। आप सरेंडर करिए और बाहर आइए, कोई टॉक्स का कोई स्कोप नहीं है। ये क्या लगता है आपको कि मतलब ये माओइस्ट पार्टी का एक क्या बोलते हैं उसको फाइनल किसी भी तरह अपने आप को बचाने का एक स्ट्रैटेजी है? कैसे आप देखते हैं इसको? एक एक वक़्त था, सही बात है ये वो कई मौके आए जब सरकार पीस टॉक के लिए सहमत थी और शायद जो शर्तें और जो मुद्दे थे, वो उस पे बातचीत और डायलॉग और कोई मुद्दे पर कोई बिंदु पर पहुँचने के लिए भी वो एक अनुकूल माहौल भी था, ऐसे मौके भी आए। लेकिन अब जबकि बहुत हावी है, जो पुलिस स्टेट है, जो अर्धसैनिक बल हैं और अभी जब पीस टॉक की बात हो रही है, मतलब इस पीस टॉक की पूरी प्रक्रिया पे भी असल में एक सवाल है कि अ, जो पीस टॉक है, अभी सरकार सुन नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन कर दिया है कि और उसमें हावी होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ से पीस टॉक का आह्वान लगातार कर रहे हैं जो माओवादी संगठन हैं।
तो ये जो अभी है वो वक्त सरकार इस पे गंभीर नहीं लगती है, और पीस टॉक का जो सवाल है वो आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो सिविल सोसाइटीज है, जो मानवाधिकार संगठन, देश के भीतर तमाम संगठन हैं, उन लोगों ने पीस प्रोसेस या पीस की पहल के लिए कोशिश की लगातार कर रहे हैं वो लेकिन जो पीस टॉक है वो एक वर्किंग ग्रुप है जहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं, मतलब कि सरकार और उन दोनों पक्षों से शांति बहाली की जो पहल हो रही है वो भी एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुई वो पीस टॉक, और वो स्पष्ट नहीं है, और वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं है। और उसके अलावा जो पीस टॉक में जो संबंधित जो ग्राउंड जीरो के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, समुदायों के जो लोग हैं, उनकी भी उसमें भागीदारी नहीं दिख रहा है, हाँ? और वो जो पीस टॉक है वहाँ भी आप अगर देखेंगे तो वो भी एक नैरेटिव सेट करना कि इस अमुक वजह से सैन्यीकरण, फिर ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये अमेरिकन पूंजीवाद, ये जो तमाम चीजें हैं उस लेवल पे है, उस पे भी बात हो रहे हैं। लेकिन जब तक आप स्थानीय मुद्दों को और स्थानीय लोगों के समुदायों के साथ उनको मुद्दों को चिन्हित करते हुए आप विचारधारागत ऊपर के रूप में ही आप जाएंगे तो शायद वो बात आगे नहीं बढ़ रही है, और वही वजह है कि वो जो अभी जो चीजें दिख रही है वो आगे बढ़ते हुए नहीं दिख पा रही हैं। आपने गैप के बारे में बात की। हम पिछले अभी बात कर रहे थे माओइस्ट लीडरशिप में और उनके काडर के बीच में जो गैप है, जो एक रीजनल गैप, जो एक कास्ट गैप जो है, लेकिन ये गैप अभी हमको सिविल सोसाइटी में भी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरफ हमको दो प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं। एक का नाम है कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर पीस और एक और का नाम है छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये जो कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर पीस है, यहाँ पे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाने माने एक्टिविस्ट को हम देख रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंदिनी सुंदर जी हैं, बेला त्रिवेदी जी हैं, हरगोपाल हैं। हरगोपाल इसके पहले हमारे स्टूडियो में आए थे, इसी के पहले एक और इंटरव्यू के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर पीस में हम इन नामों को देख रहे हैं। ये जो छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी है, इसमें हम देख रहे हैं कि आप हैं, सोनी सोरी हैं, ज़्यादातर दलित आदिवासी लीडर्स हैं। ये गैप क्यों आया? दो प्लेटफॉर्म खड़ा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? पीस टॉक्स ही अगर करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं किया जा सकता? क्या है वहाँ पे जो गैप या कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? इस सवाल को जानने के पहले वहाँ पे बस्तर में जो आदिवासी समाज के जो प्रमुख, जो प्रख्यात जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और एक हैं जो पूर्व विधायक भी रहे, मनीष कुंजाम जी, आदिवासी महासभा के आदिवासी समाज के नेता भी हैं, उनका साक्षात्कार को आप अगर देखेंगे, और दूसरा जो सोनी सोरी जी हैं जो मानवाधिकार कर्मी और आदिवासी नेत्री भी हैं बस्तर के, वो उनके भी साक्षात्कार को आप देखेंगे तो उनकी जो आवाज़ है वो आपको स्पष्ट संदेश देगा कि उनके मुद्दे क्या हैं, और उनकी जो राय क्या है वो साफ साफ दिखेगा। इसके बनिस्बत, इसके तुलना में अगर आप देखेंगे जो राष्ट्रीय स्तर का वर्किंग ग्रुप या कोऑर्डिनेशन कमेटी पीस के लिए जो बना है, वहाँ के जो मुद्दे और जो नैरेटिव हैं उसको अगर देखेंगे तो इसका अंतर आपको साफ साफ दिखेगा। क्योंकि जो सवाल है, मतलब नक्सल विचारधारा या नक्सल संगठन रहे या न रहे, या फिर दोनों ही स्थिति में कि आदिवासी को जो मूल सवाल है, उनके जो शोषण की परिस्थितियां हैं, वो उसका क्या होगा, इन सब चीजों पे गहन विचार विमर्श किए बिना, स्थानीय मुद्दों को, नेतृत्व को के बिना, डायलॉग के बिना, जो राष्ट्रीय स्तर का कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बात कर रही है पीस टॉक की, मतलब पीस टॉक कैसे होगा? वो बिना मुद्दे के, क्योंकि हम सब एक न्याय के संघर्ष में हम काम करने वाले लोग हैं,
और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन वो मानवाधिकार क्या हैं जो एक मूलवासी समुदाय को, एक आदिवासी समुदाय के लिए मायने रखता है? क्योंकि आप जब शहर में जाएंगे और जो एलिट, अपर कास्ट और ये सवर्णा ग्रुप में जाएंगे, शहरी सवर्णों के बीच बीच में जाएंगे, तो उनके जो मुद्दे होंगे, उनका जो वर्गीय चरित्र होगा, है, और उनके जो कास्ट प्रिविलेज होंगे, और एक मूलवासी समुदाय जो सदियों से हाशिए हाशिए में है, वो उनमें मतलब सोच का भी और उनके मुद्दों में भी अंतर होगा। तो ये अंतर और इसको जो ये जो गैप है, ये गैप को बिना समझे इस पे और इस गैप जो है वहाँ के जो मुद्दे को बिना चिन्हित किए, अगर जब मर्जी तब, क्योंकि पीस टॉक भी बहुत सिलेक्टेड है ना, तो आप पीस टॉक कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। जब नीचे तबके के जो कैडर स्तर के लोग, जब लगभग जो सवाल कई बार अपने साक्षात्कार में कई साथियों ने कहा भी है कि जो अभी जब संकट की स्थिति आई है तो आप किनको बचाने के लिए अभी जब बचे कुचे लोग हैं आप पीस टॉक की बात कर रहे हैं। तो ये भी सवाल है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर और ये जो गैप है, इसके लिए फिर हमने छत्तीसगढ़ स्तर पे हमने सोचा कि हमारी भी जवाबदेही है, यहाँ के स्थानीय जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो दलित आदिवासी समुदायों के हैं, जिनकी भी जवाबदेही है कि बेहतर समाज का निर्माण हो और आदिवासियों की हत्याएं बंद हो, हैं? इसको भी लेके हमने स्थानीय स्तर पे अप्रैल में एक मोर्चा का गठन किया, एक संगठन का गठन किया, और फिर जो कैज है उसके तहत हमने मुद्दों को चिन्हांकित करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये वो विषय है। आपने जो अभी बात कही उससे दो सवाल मेरे मन में खड़े होते हैं। एक सवाल तो है कि ये जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ जो गैप है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ये राष्ट्रमट्ट पे दिखाई दे रहा है। ये लीडरशिप का जो सवाल है, जो दलित आदिवासी बहुजन समाज से लीडरशिप की जो सवाल है, वो अलग अलग मोर्चों में दिखाई दे रहा है, और अलग अलग प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स में ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन बनता जा रहा है कि लीडरशिप किसका होना चाहिए और कहाँ से लीडरशिप उभर के आना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है कि ये एक लार्जर नेशनल क्वेश्चन है, ये लीडरशिप का सवाल? जी, ये तो हर जगह एक लीडरशिप का जो सवाल है, ये बड़ा सवाल है और ये एक लार्जर सवाल है। क्योंकि हर बार मतलब जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, जब आप ये जाति का सवाल को आप उठाते हैं, लीडरशिप का सवाल को उठाते हैं, तो हर बार वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको, अस्मिता का सवाल करके इसको दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में लीडरशिप के सवाल के साथ उन समुदायों के मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब वो लीडरशिप में आते हैं, जब उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, तो उनके जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे भी आएँगे, और उनके तरीके, उनकी क्या सोच है, उनके निर्णय, उस पे क्या वो राय रखते हैं, वो तमाम चीज़ें आती हैं। तो जब जो एलीट वर्ग के जो अपर कास्ट, जो मुख्य धारा करने वाले लोग हैं, जब किसी दूसरे के बिना पे बोलते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जब बोलते हैं, तो वो भी एक सीमा तक जाते हैं। क्योंकि ये जाति एक सच्चाई है। जाति का मतलब ही है कि जन्म आधारित जो व्यक्ति होता है, हमारे समाज में जो आखिरी यूनिट है, जो अंतिम इकाई होगा, वो समुदाय होगा या व्यक्ति होगा। और व्यक्ति की जो पहचान है, उसकी गरिमा है, और उसका जो संसाधनों पे पकड़ है, और उसके अस्तित्व, यहाँ की उसकी बात को सुना जाना, ये तमाम चीज़ उस पे डिपेंड करता है। तो जो अंतिम व्यक्ति के लोग हैं, हाशिए के जो लोग हैं, जब तक उनकी लीडरशिप नहीं आएगी, जब उनको लीडरशिप को रेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर उनके मुद्दे फिर कैसे आएंगे, उनके समस्याओं को आप कैसे चिन्हित करेंगे। और जो बेहतर समाज निर्माण में जो सब आयाम और जो तमाम आंदोलन जुटे हैं, फिर वो एक रास्ता भी कैसे मिलेगा, वो एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये लगातार हर मोर्चों में आप देख रहे हैं कि ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, अलग-अलग तरीके से उठ रहे हैं, और इसके न सिर्फ स्टेट बल्कि नॉन स्टेट वाले जो संरचनाएं हैं, वहाँ भी इसको दमन करने की लगातार हो रही है। लेकिन लगातार इसका असरसन, इसका वो आप देख रहे हैं पूरे
देश में अभी। जी, ये जो लीडरशिप का जो फेलियर है, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये जो लीडरशिप बॉडी है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, और आप कहते हैं कि इस रिप्रेजेंटेशन के ना होने के वजह से मुद्दों को समझने में कहीं पे चूक हो जाती है इस लीडरशिप से। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, और मैं समझना चाहता हूँ कि जो कुछ सुनने में मिल रहा है हमको अभी आदिवासी समाज से, दलित समाज से, छत्तीसगढ़ के, क्या वो एक लेजिटिमेट डिस्कोर्स है कि नहीं? और डिस्कोर्स ये बनता दिखाई दे रहा है मुझे कि अब तक हम समझते थे कि वहाँ का मुद्दा है जल, जंगल और ज़मीन। कम से कम जो ये नेशनल लेवल पे जो डिस्कशन है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो दंडकारण्य का जो सवाल है वो जल, जंगल और ज़मीन का सवाल है। अब हमको ऐसा एक कुछ लीडर्स से सुनने को मिल रहा है कि जल, जंगल, ज़मीन का सवाल एक तरह से रखिए, हिस्सेदारी की बात करते हैं, ये एक बात सुनने में मिला है। हिस्सेदारी किस तरह का? अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं, अगर वहाँ के खनिज पदार्थों को, मिनरल्स को आप वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक ब्लैंकेट तरीके से हम उसको नकार नहीं सकते हैं। अगर हम हाँ बोलते हैं, लोकल लोग, आदिवासी लोग, वहाँ के जो स्थलीय मूल निवासी लोग हैं, अगर उसको उस माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं, तो उसका कंडीशन होगा कि उनका भी एक उस माइनिंग में भागीदारी होगा, उनका भी एक शेयर होगा उसके उत्पत्ति में। अगर वो शेयर हो, अगर वो डिवीजन हो ऑफ जो प्रॉफिट्स है, तो वो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा एक बात सुनने में आ रहा है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जल, जंगल, ज़मीन वाली बात, जो कि है इसको हमको बचाना चाहिए, इसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए, इन पहाड़ों में हमारे भगवान रहते हैं। ये वेदांता के केस में हमने सुना था कि पूरा जो पहाड़ है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है आदिवासी समाज में। लेकिन ये जो नई बात आ रही है हिस्सेदारी की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संसाधनों पे हिस्सेदारी का सवाल तो लगातार से है। इसीलिए मतलब सभ्यताओं के साथ ही उसके जो पीछे आप जाएँगे, ये जो संघर्ष, तमाम संघर्षों में, इसमें मतलब संसाधनों पे वर्चस्व का ही है। लेकिन अभी अगर आप बोलेंगे कि औद्योगिकीकरण या स्टेट, जो इंडियन स्टेट है, ये आने के बाद है, ऐसा नहीं है, इसके पहले से ही है। ये जो वर्चस्व की लड़ाई है। देखिए, मतलब आप छत्तीसगढ़ में अभी हाल के समय में अगर बात करें, तो छत्तीसगढ़ का जो 60 से अधिक प्रतिशत है, जो हिस्सा है, वो मतलब 5th शेड्यूल का ही हिस्सा है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, और यहाँ आदिवासी ज़मीन है। तो सरकार चाहे कोई परियोजना लेके आती है, चाहे सरकारी परियोजना या गैर सरकारी जो कॉर्पोरेट है, वो कोई परियोजना लेके आती है, वो आदिवासी ज़मीन में ही उसको प्रोजेक्ट लगाना है। और ये जो प्रोजेक्ट लगाने की पूरी प्रक्रिया में सरकार मदद करती है कॉर्पोरेट्स का, चाहे सरकारी परियोजना प्रोजेक्ट हो, चाहे कॉर्पोरेट परियोजना हो। और यहाँ पे जो लोकल जो रूल्स हैं, उसके तहत जो ट्राइबल लैंड है, वो ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइब्स को ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये इंडिजिनस कुछ प्रोटेक्शन के रूल है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो चाहे कोई भी परियोजना हो, वो ट्राइबल लैंड पे लगी है, तो जो सरकारें हैं जिनकी जवाबदेही भी बनती है कि ये आदिवासियों के साथ किसी भी विकास परियोजना को, किसी भी उत्पादक जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, उसको उनके साथ क्यों नहीं करती, या उनके लिए मतलब ये सुविधाएं मोहलाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराती जो बड़े बड़े कारपोरेट के लिए करती है। ये बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो असमानता है, मतलब बंटवारा जो है, मतलब देश की आज़ादी के बाद कभी भी जमीन का, संपत्ति का, भारत का आप औसत या एक एवरेज अगर देखेंगे, तो यहाँ जो 70% लोग हैं, मतलब वो 30%, मतलब 30%, कई बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं कि 30% संसाधनों पे जीवन यापन करने को मजबूर है, और 30% के जो ऊंचे वाले जो लोग हैं, मतलब अपर कास्ट या जो भी जो लोग हैं, वो पूरे 70% जो रिसोर्सेस है उस पर कब्जा मार के बैठे हुए हैं। तो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ये भी सवाल है। हाँ, और अभी हम कह रहे हैं कि कोई परियोजना स्थापित होता है तो ये आदिवासी की जमीन लेते हैं, लेकिन सवाल उतना ही नहीं है। सवाल ये है कि जब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके पहले भी आप 5th शेड्यूल में अगर जाएंगे, तो जितने भी आदिवासियों की भूमि है, उनकी जमीनें हैं, गैर आदिवासी लोगों ने कब्जा करके ली है। उसे माइनिंग कंपनी या
सिर्फ कॉरपोरेट से नहीं है, जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो अपर कास्ट स्ट्रक्चर है, उसने भी मतलब आदिवासियों के, दलितों के तमाम शहरों के मुख्य जगहों के तमाम जमीनें ले ली हैं, संसाधनों पे मतलब कब्जा करके बैठे हैं। वो भी एक लार्जर सवाल है। तो ये इसको जब राज्य हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जब स्टेट हुआ, डेमोक्रेटिक स्टेट हुआ, जो बहुजन है या जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, इन समाजों के लिए भी जो राष्ट्र होना चाहिए, वो अपना रोल उसको निभाना चाहिए, और तभी किसी तरह की शांति, किसी तरह के न्याय का रास्ता ही निकल पाए। जी, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो हिस्सेदारी, भागीदारी, शेयर होल्डिंग का जो सवाल आता है कि अगर आप एक आयन और माइन आदिवासी ज़मीन में स्थापित करना चाहते हो, तो वहाँ के स्थलीय लोकल आदिवासी जो कम्युनिटी है उनका उसमें एक शेयर होना चाहिए। ये जंगल के डिस्कोर्स से ये अलग है, ठीक है। तो क्या हम समझें कि ये जल जंगल का जो इशू है वो क्या हम रिकंसिडर कर सकते हैं? क्या इसको रिकंसिडर किया जा रहा है? वहाँ के बस्तर के, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो लीडर्स हैं, ये जो जंगल को बचाने की जो सवाल है, उसको क्या वो रिकंसिडर कर रहे हैं? क्या उसका मतलब हम ऐसा समझें? देखिए, जल जंगल के नारों के पीछे जो पॉलिटिक्स है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बात कर रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की, अगर आप बात कर रहे हैं ऑक्सीजन जोन की, आप बात कर रहे हैं कि जंगल रहना चाहिए, वहाँ से बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, वो मिलने चाहिए, और जो बायोडायवर्सिटी है और जो इकोसिस्टम है वो बने रहने चाहिए। वो जो पर्यावरण के सवाल हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो शहर में जो लोग रहते हैं और जो लोग श्रम करते हैं उस फॉरेस्ट में, उस गांव में, और उनका जीवन स्तर जो है, हाँ, और उनको जो उनके जो श्रम, उनका लेबर का जो वास्तविक जो कीमत है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको शहर के लोगों को ऑक्सीजन मिलता रहे, इसलिए आदिवासी या जंगल के लोग वहीं रहें, ये ऐसा ही बाध्यता हो, ये जो पॉलिटिक्स को भी लार्जर वे में समझने की जरूरत है। क्योंकि जो फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो जंगल में छत्तीसगढ़ की जो कहानी है, जो इतिहास है, मतलब आदिवासी जो समुदाय था, आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े व्यापारी आए, जो गैर आदिवासी व्यापारी गांव में गए, जंगल के गांव में गए, और वहाँ के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, वहाँ पे उत्पन्न होने वाले जो फसल, चावल को सिर्फ नमक दे के ले गए। तो ये और अभी आप देखेंगे जो गैर आदिवासी और ये तमाम लोग अपने संस्कृति को लेके तो आए, साथ में पूरे संसाधनों पे, शहरों के मुख्य जगहों पे भी पूरा कुंडली मार के बैठे हैं। तो इसको भी आपको देखने की जरूरत है। तो जल जंगल जमीन का नारा तो लगाइए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट और इतने आदिवासी जमीन है, और यहाँ पे इतने डिस्प्यूट है, आदिवासी जमीन को हड़पने का जो सवाल है, उस पे कोई सवाल नहीं है, उस पे कोई आंदोलन, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो ये भी हमको समझने की जरूरत है कि ये जो, और ये फिर जुड़ता है कि लीडरशिप से, कि जो लोग अगुवा हैं, जो लोग मुखिया हैं, उनके प्राथमिकताओं में क्या चीज है, ये सवाल कब आएंगे, भूमि सुधार के सवाल कब आएंगे। और आपको अगर सुशासन, आदिवासी सुशासन का अगर बात कर रहे हैं, तो फिर 5वीं अनुसूची से बेहतर 6वीं अनुसूची का बात कब होगा। ये जो तमाम चीजें हैं, जब तक लोकल और उन समुदायों के लीडरशिप उभर के नहीं आएंगे, उनका रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो है कि माओइस्ट पार्टी अभी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं, ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर कुछ दिनों में जो पूरा उनका जो टॉप लीडरशिप है, सेंट्रल कमेटी या पॉलिट ब्यूरो, सरेंडर या इनकाउंटर के माध्यम से वो ख़त्म होने का काफ़ी, मतलब एक क्लियर एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो एक पोस्ट माओइस्ट फ्यूचर को अगर हम इमेजिन करें कि एक सीपीआई माओइस्ट का
के ख़त्म होने के बाद का जो सिलसिला शुरू होगा, वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? मैंने एक बात सुनी, कुछ आदिवासी लीडर्स जो आर्म स्ट्रगल में नहीं हैं, जो मुख्य धारा में हैं, उन्होंने कहा कि माओइस्ट पार्टी के ख़त्म होने से एक्चुअली हमारे मुद्दों को हमको हाईलाइट करने में और इन अ वे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले जब हम आंदोलन करते थे, जल जंगल ज़मीन का हो या किसी भी मुद्दे को लेकर हम आंदोलन करते थे, तो हमको स्टेट या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हमको माओइस्ट का एक ब्रांड कर देते थे। तो पार्टी के ना रहने से क्या आपको लगता है कि सिविल सोसाइटी का, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का एक जो स्पेस है वो खुल जाएगा? आपको लगता है कि ऐसा एक राय है। दूसरा राय ये है कि माओइस्ट पार्टी के रहने के वजह से जो ओपन टेक ओवर है फॉरेस्ट का, वो सरकार नहीं कर पाई है माओइस्ट के डर से। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो अभी ओपन टेक ओवर का एक मौका उनके पास रहेगा। मनीष कुंजाम की बहुत बार हमने इस डिस्कशन में हमने उनका जिक्र किया। मनीष कुंजाम जी कहने लगे कि उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे वो कहते हैं कि एसआर के खिलाफ जो लड़ाई हुई, वेदांता के खिलाफ जो लड़ाई हुई, टाटा अदानी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, वो सभी नॉन वायलेंट थे और उनका परिणाम भी निकला। तो जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि माओइस्ट पार्टी के ना रहने के बाद से प्रोटेस्ट का कोई एक स्पेस नहीं रह जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं एक पोस्ट माओइस्ट फ्यूचर को? आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में पोस्ट आर्म्ड स्ट्रगल्ड फेज जो बोलते हैं? जी, तो हमारे जो साथी हैं सोनी सोरी, उन्होंने भी अपने साक्षात्कार में कहा है कि नक्सल खत्म करने के बाद क्या यहाँ की समस्याएं भी खत्म होंगी? जो अमूमन जो कहना चाह रहे हो कि देखिए, जो परिस्थितियां हैं, जो शोषण की परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं आदिवासी समाज के सवाल हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है। आप जो विद्रोह को दमन या कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको इस तरह से जब तक समस्याएं रहेंगी, तो शायद ये कल्पना करना कि कोई मूवमेंट चाहे संवैधानिक हो, चाहे गैर संवैधानिक हो, सशस्त्र हो, चाहे शांतिपूर्वक हो आंदोलन, जब तक समस्याएं रहेंगी, परिस्थितियां रहेंगी, ये आंदोलन और संघर्ष तो जारी रहेगा। लेकिन बिना जिसको नक्सल संगठन के बाद की जो परिस्थितियां हैं, और जो लोग सोच रहे हैं कि मतलब इसके बाद जो मनीष कुंजाम जी कह रहे हैं कि अगर नक्सल का टैग बिना लगे जैसा कि शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए, तो ये परिस्थितियां असल में बनाने की जो जवाबदेही है वो सरकार की है। अगर वो ईमानदार प्रयास कर रही है या करेगी, या पहले के समय भी करती, या आने वाले दिनों में भी अगर करेगी, कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, और वहाँ जो हिस्सेदारी का सवाल है, हिस्सेदारी का जो सवाल है, आदिवासियों के संसाधनों पे और उनके जीने के तरीकों पे सम्मान करने का सवाल है, इसको अगर राज्य, जो इंडियन स्टेट है, उसको अगर रेस्पेक्ट करेगी, तो शायद वो परिस्थितियां बनेंगी। और बिना उन समस्याओं को, उन मुद्दों को चिन्हांकित किए और इन पे लोगों के, जो व्यापक जन समुदाय है, उनके साथ बिना डायलॉग स्थापित किए, मतलब ऐसा कल्पना करना कि मतलब इस परिस्थितियों में ये होगा, तो शायद अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। अभी तो कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। ठीक है। डिग्री प्रसाद जी, आपने इतना समय दिया हमको, थैंक यू। बहुत आभारी हैं हम आपके कि आपने इस समय में, वहाँ पे युद्ध का माहौल है और आप ग्राउंड पे काम करने वालों में से हैं ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, इसके बावजूद आपने इतना समय दिया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। इस चर्चा को ऑफ कोर्स हम एक और बार, शायद कुछ महीनों में एक और बार करना चाहूँगा मैं आपके साथ एक और डिस्कशन, जिससे कि ये जो पोस्ट माओइस्ट की जब हम बात कर रहे थे, पोस्ट माओइस्ट फेज़ छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है, इसके बारे में ज़रूर आपके पास फिर हम आने का एक कोशिश करेंगे। बट फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन व्हाट्स योर इज़म। And for all of you watching this show, firstly, of course, apologies because a lot of it might have been lost in translation. I hope the subtitles that we have provided will help you keep track of what we discussed. You might wonder why we had to go the extra mile and do this conversation in a language that
most of our audience might not be comfortable with. It is purely with the purpose of bringing some of the unheard voices into this discourse. As you know, there's been a lot of writing, a lot of reporting, a lot of commentary on the current stage of the operations in Chhattisgarh, in the Dandakaranya region against the Maoist party. But a lot of that discourse, a lot of that conversation has been restricted to focusing on voices that are not necessarily from the ground. And that's why I think this extra effort was necessary. If you appreciate this effort, please support us. Please share this video. Make it part of your discussion. Add to it, criticize it, but do let us know what you think. Thank you for listening. That's all we have time for on this episode. See you in the next one.